शुरुआत नरेटर वॉइस के साथ होती है कि बैकग्राउंड में तो हम देख रहे थे कि कुछ लोग इस वक्त एक बड़े से विलेज पर हमला कर रहे हैं। अभी नरेटर वॉइस में बता रही थी कि असल में एक लड़का जिसे चुना गया है हेवनली गॉड ऑफ थंडर के लिए, ये सेवन कलर ऑफ थंडर है जो कि एक ऐसे गॉड को जन्म देने वाली है जो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। ये बदलाव किसी को नहीं पता कि अच्छा होगा या बुरा, लेकिन हम इस वक्त क्यूशू कॉन्टिनेंट में थे। यहाँ जैसे कि एम्पायर है, पहले ही ये बात पता लग चुकी थी कि आज उस लड़के को चुना जाना है। अब वो कौन है ये नहीं पता, लेकिन वो कहाँ से है उन्हें भी पता था। और जैसे ही क्यूशू कॉन्टिनेंट के एम्पायर को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो अपने सिपाहियों को उस जगह भेज देता है। वहाँ उन्हें पता था कि उस क्लेन के किस घर में कितने लोग हैं। अब पोस्टर लगा दिए जाते हैं कि सभी को खत्म करना है। वहाँ पर मिशन चल रहा है कि सारी की सारी फैमिली एलिमिनेट होगी। असल में ये जो हेवनली थंडर है ये इसे भी मिलेगी। उसके बारे में कहा गया है कि वो खुद का एक कॉन्टिनेंट बिल्ड करेगा जो कि पूरी एक डायनेस्टी को बराबर होगा। एम्पायर ये नहीं चाहता था कि फ्यूचर में उसे कोई दिक्कत हो, इस वजह से वो पहले ही अपना खतरा मिटाना चाहता था। अब हम देखते हैं कि हमारी इस सीरीज के मेन कैरेक्टर फेंग को, वो इस वक्त कहीं पर जा रहा था। उसके हाथ में एक छाता था और वो थोड़ा सा दुखी सा था। तभी उसके फादर वहां आते हैं और कहते हैं कि ये तो गलत बात है, तुम अपने फादर को बाय किए बिना ही जा रहे हो फेंग। तो फेंग रुकता है और कहता है कि मुझे अभी निकलना होगा, मौसम खराब है लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता। असल में एम्पायर का जो प्लान है वो किसी को नहीं पता और यहाँ इन लोगों को भी नहीं पता, लेकिन फिर भी इसे फेंग की जो किस्मत ही कह सकते हैं कि वो पहले इस गांव को छोड़कर जा रहा है। असल में वो दूसरे किंग लॉन्ग सेक्टर जा रहा था जहां वो डिसिपल के तौर पर सिलेक्ट हो सके, मगर ये काम बहुत ज्यादा हार्ड है। इस वजह से उसके फादर कह रहे थे कि चिंता मत करो, अगर तुम सिलेक्ट नहीं भी होते हो तो भी मैं इस गांव में तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ कर रखूंगा। और वैसे भी सिटी तो है ही, वहां तो कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। ये सुनकर फेंग कहता है कि आपका शुक्रिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद फेंग के फादर उसे एक घोड़ा दे देते हैं जिससे फेंग वहां जल्दी पहुंच सके। अब फेंग वहां से निकलने लगता है, वो घोड़े पर बैठता है, लेकिन वो कहता है कि जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता तब तक वापस यहाँ पर लौट कर नहीं आऊंगा। आसमान में बहुत ही बिजली कड़क रही थी और मौसम और ज्यादा खराब होते जा रहा था। फेंग को इस वक्त जंगल से गुजर कर होकर जाना था। वो पूरी स्पीड से वहां से निकल रहा था क्योंकि कहते हैं कि बिजली गिरते समय पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ किसी पेड़ पर तो बिजली नहीं गिरती बल्कि सीधा फेंग के ऊपर ही गिर जाती है। बिजली ज्यादा नहीं थी, इस वजह से फेंग को ज्यादा चोट नहीं आई थी, मगर वो वहीं पर नीचे गिर गया था। वो देखता है कि उससे कुछ नहीं हुआ, वो तुरंत खड़ा होने लगता है, लेकिन इतने में ही उसकी बॉडी बहुत तेज दर्द करती है। उसके पेट में कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी ब्लास्ट करने वाली है, लेकिन तभी उसकी बॉडी से एक एनर्जी रिलीज होती है जिसके बाद में वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उसे अपनी लाइफ की सारी चीजें याद आ रही थी। कहते हैं कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसे अपनी लाइफ की हर चीज दिखाई देती है। फेंग ने भी इसे अपना अंत मान लिया था, लेकिन वो उसे बस हर तरफ ये वही यादें दिख रही थी जिसमें कि उसे लोगों ने परेशान किया है या लोग उसे मार रहे हैं। यहाँ तक कि वो सब उसकी फैमिली के ही थे। उसे एक आदमी ने अडॉप्ट किया जिसने उसका ख्याल रखा, बस यही एक चीज थी जो कि फेंग को थोड़ा सा अच्छा फील करवा रही थी। उसने कहा था कि जब तक वो कुछ बन नहीं जाता तब तक वो वापस नहीं लौटेगा। इस वजह से वो इतनी दर्द में अपनी आंखें खोलता है, लेकिन अचानक उसे अपने सामने गोल्डन ड्रैगन दिखाई देता है जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम आ चुके थे किंग लॉन्ग सेक्टर में। यहीं पर होने वाला है वो कंपटीशन जहां फेंग आ रहा था। यहाँ पर हम सामने देखते हैं कि एक लड़का जिसे उन लोगों का नाम लिखने के लिए बिठाया है जो कि इस टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, वो इस वक्त दूसरे लड़के से बात कर रहा था कि तुम्हें पता है कि कल रात क्या हुआ। लेकिन उसी वक्त फेंग वहां पर आ जाता है। वो लोग फेंग को देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम रास्ता तो नहीं भूल गए। अब फेंग कहता है कि मैं पहले ही थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, प्लीज मेरा नाम जल्दी से लिख लो। इस पर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि मजाक मत करो, तुम सच में सोचते हो कि तुम किंगलो सेक्टर में ज्वाइन हो सकते हो? वैसे भी तुम जैसे स्टूडेंट कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। मेरी मानो तो तुम यहाँ से चले जाओ, जिससे यहाँ तो कम से कम तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। लेकिन फेंग कहता है कि तुम बस यहाँ पर नाम लिखने के लिए बैठे हो, इसलिए बस मेरा नाम लिखो। पर अब वो लड़का कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम भी सुन लो, ये मेरी मर्जी है कि मैं किसका नाम लिखता हूँ और किसका नहीं।
और जान लो कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं लिखना है। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। फेंग उसे रोकता है लेकिन वो लड़का ताकतवर था, वो फेंग को गिराकर उसके ऊपर बैर रख देता है और कहता है कि तुम अभी तक कल्टीवेशन के सेकंड लेवल पर नहीं पहुंचे और मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो। पर अब तभी ही वहां पर एक लड़की आ जाती है, इसे वो लोग एल्डर शू कह रहे थे। वो यहाँ पर आकर कहती है कि तुम सिर्फ नाम लिखने के लिए रखा गया था ना, कि दोस्तों को इस तरह से परेशान करने के लिए। अब लड़का कहने लगता है कि एल्डर शू आप इसे नहीं जानते, ये मेरी ही फैमिली से है, मैं इसे बहुत पहले से जानता हूँ ना, इसका मार्शल आर्ट लेवल ज्यादा है और ना ही ये अभी तक कल्टीवेशन कर पाया है। लेकिन अब शू कहती है कि ये तो इस पर डिपेंड करता है ना, ये आगे कितनी मेहनत करेगा, और वैसे भी यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, तो अगर ये सिलेक्ट नहीं होता है तो ये इसकी दिक्कत है, तुम इसे वापस लौट जाओ कहने वाले कौन होते हो। अब लड़का बात मान लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे, जिन जिनको ये टेस्ट देना था वो वहां नीचे खड़े हो गए थे। मास्टर उनका वेलकम करते हैं और कहते हैं कि किंग लॉन्ग सेक्टर में तुम्हारा स्वागत है। मास्टर बताते हैं कि तुम्हें बस सामने इस गेट के अंदर जाना है और सनसेट होने से पहले अंदर एक चीज रखी है, उसे बाहर लेकर आना है। अगर तुम फर्स्ट पोजीशन पर आते हो तो तुम्हें सीधा ही कोर डिसिपल के तौर पर चुन लिया जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम सेकंड पर आते हो तुम्हें मार्शल ग्रास दी जाएगी, जो कि एक रेयर चीज है। और थर्ड पर उन्होंने थर्ड थंडर करके किसी चीज को कहा था। सभी लोग शॉक थे बस ये सब सुनकर। सच में अगर वो इन सब तीनों पोजीशन को पा लेते हैं तो वो उनके हाथ में ट्रेजर्स लग सकते हैं, क्योंकि कोर डेसिबल छोटी चीज नहीं है और ना ही वो मार्शल क्लास है। तीसरे का पता नहीं और वो कुछ ना कुछ तो होगा, तभी उसे थर्ड पर रखा गया है। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है, सभी लोग उस गेट के अंदर जाने लगे थे। अब अंदर का सीन आता है, हम देखते हैं कि सभी लोग बड़े संभल कर आगे बढ़ रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि आगे कौन सा खतरा है। फेंग तो बस ऐसे ही बढ़े जा रहा था क्योंकि उसे बस यहाँ से निकल कर के किंग लॉन्ग सेक्टर में ज्वाइन होना है। लेकिन अब तभी उसे एक आवाज आती है, वो उसे कह रही थी कि तुम्हें राइट मुड़ना चाहिए। फेंग ये देखकर शॉक था, वो आसपास देखता है, वो कोई नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद कोई दूसरा रेसिपी उसे बेवकूफ बना रहा है। इसीलिए फेंग कहता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन आवाज आती है कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, चिंता मत करो। अब फेंग बात मान लेता है, जिसके बाद यह आवाज उससे बार बार बता रही थी कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि एक मास्क मैन जो कि उन सभी मास्टर के साथ ही खड़ा है, वो महसूस कर लेता है कि कोई रेसिपल खड़ा है वो, और फिर अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। उसके लिए ये मानना मुश्किल था क्योंकि मेंटल पावर कोई मामूली पावर नहीं है। यहाँ फेंग अब एक अलग ही जगह पर आ चुका था। सामने बड़ी बड़ी कुछ मूर्तियां थी और सामने ही एक स्टोन पर दो आइटम भी रखे थे जो कि दोनों ही ग्लो कर रहे थे। फेंग आगे आता है और उनमें से जो बैग जैसा आइटम था उसे निकाल कर वहां खोलता है और स्मेल करता है। उसी वक्त अचानक से उसके ऊपर कुछ मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। उसे लग रहा था कि वो मॉन्स्टर है, लेकिन ये बड़े साइज के मंकी थे जिन्हें हम चिंपैंजी भी कह सकते हैं। यहाँ रहते हुए उनकी बॉडी बिल्कुल स्टोन की तरह हार्ड हो चुकी थी। बाहर एक मास्टर दूसरे मास्टर से कह रहे थे कि सच में हमारा टेस्ट लेने का तरीका बहुत खतरनाक है, हमें इसे थोड़ा सा आसान कर देना चाहिए, क्योंकि 3 साल पहले जो लड़का आया था उसने यहाँ के 30 मंकियों को हरा दिया था। इस बार तो 40 मंकी है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आज के टेस्ट में सिलेक्ट हो पाएगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें तो डेसिबल मिलेंगे ही नहीं। अब अंदर वहां फेंग मंकियों के लीडर से लड़ रहा था। वो फेंग पर हमला कर रहा था और फेंग को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। पहले तो फेंग कॉन्शियस था, लेकिन इसके अटैक की वजह से वो अब अनकॉन्शियस हो जाता है। उसे वो सीन दिखने लगते हैं जब वो चू फैमिली का लड़का उसे मार रहा था, और साथ ही उसे अपने फादर दिख रहे थे जो कि कह रहे थे कि मैं तुम्हारे ओपोनेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर तुम किंग लॉन्ग सेक्टर में जाकर ज्वाइन होना चाहते हो तो बिल्कुल हो सकते हो। फेंग कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता। उसकी बॉडी से एक लाइट निकलने लगती है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। बाहर वो मास्क मैन फिर से शॉक था, सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी हम वापस अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ फेंग उस मंकी किंग के अटैक को रोक लेता है, उसे बहुत तेज लात मारकर सीधा सामने दीवार की तरफ फेंक देता है। इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फेंग की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, वो बहुत ही आसानी से उसे बड़े से मंकी किंग को हरा देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि टैक्स की वजह से मंकी किंग वहीं बेहोश हो जाता है, और अब अपने लीडर को हारता हुआ देखकर बाकी सारे मंकी डर गए थे और वहां से भाग गए थे। यहाँ फेंग के साथी जो कि उस टेस्ट में हिस्सा लिए थे वो भी यहाँ आ जाते हैं। उनमें एक लड़का जो कि फेंग को जानता था वो शॉक था कि फेंग इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। अब हम बाहर आ जाते हैं
शाम होने वाली थी, फेंग वो चीजें लेकर आ गया था और इस वक्त वो उन मास्टर को वो चीजें दे रहा था जिसने उन्हें वो टेस्ट समझाया था। फेंग थैंक यू कहता है और वहां से जाने लगता है। वैसे वो मास्टर इस वक्त थोड़े से टेंशन में था। अब दूसरा मास्टर उसे कहता है कि आप टेंशन में क्यों हो। इस पर वो दूसरी लड़की कहने लगती है कि शायद इन्हें चिंता है कहीं फेंग इन्हें सरपास ना कर ले, क्योंकि फेंग ने अभी अभी किंग लॉन्ग सेक्टर ज्वाइन किया है और वो अभी से कल्टिवेशन के लिए 5th लेवल पर आ चुका है। वैसे ये कल्टिवेशन और मार्शल आर्ट का लेवल अलग अलग होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंग किंग लॉन्ग सेक्ट में ज्वाइन हो गया था, इसीलिए उसे अलग जगह दी गई थी जहां वो रहकर कल्टीवेट कर सकता है। इस वक्त उस पूरे किंग लॉन्ग सेक्ट में जितने भी चू फैमिली के डेसिपल हैं, वो सभी वही उसके घर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वो फेंग को बाहर बुलाते हैं और उससे कहते हैं तुमने जरूर कुछ चाल चली है, इस वजह से तुम पास हो गए हो। वो कह रहे थे कि हम भी पास हुए हैं और हमें भी वो सब बाकी के सेकंड और थर्ड प्रेजेंट मिले हैं, लेकिन हमने कोई चीटिंग नहीं की। तुम ये टेस्ट पास ही नहीं कर सकते थे। सच सच बताओ क्या तुमने क्या चाल चली है। वहाँ जो फैमिली का लीडर था, वैसे वो लीडर से मतलब वहाँ ये किंग लॉन्ग सेक्टर में जितने रेसिपल हैं जो फैमिली से हैं उनका लीडर। फेंग उनसे कहता है कि हम एक ही फैमिली के हैं, हम यहाँ पर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो नहीं मान रही थी, इसलिए फेंग को टैग करना पड़ता है। फेंग आसपास खड़े दोनों लड़कों को उठाकर पटक देता है और ये देखकर सभी लोग शॉक थे, क्योंकि फेंग मार्शल आर्ट के 5th लेवल पर पहुंच चुका है। उसने कल्टिवेशन के साथ साथ मार्शल आर्ट में भी 5th लेवल को हासिल कर लिया था। अब जो लीडर था वो कहने लगता है कि हमें हमारी फैमिली के मेंबर को परेशान नहीं करना चाहिए, मैं बस इतना ही कहने के लिए आया था। और इसके बाद अब उन दोनों को लोग उठाता है और वहां से वो लोग चले जाते हैं। वैसे इसके बाद फिंग फिर से कल्टिवेशन में लग गया था और ऐसे ही वो कई दिन तक कल्टिवेशन करते रहता है। उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। ये वही ड्रैगन था जो बार बार अपनी एनर्जी को फेंग को महसूस करवा रहा था। फेंग ये देखकर शॉक था, वो कह रहा था कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो है, मुझे अजीब लग रहा है। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं और फिर उसके बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।